हाँ, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में करें कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 में, लगभग 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गया था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था, है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो का खोज के साथ जुड़ा है तो उसका नाम है R.D. बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं रखाल दास बनर्जी, और ये 1922 ईस्वी में खोज के थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ये बौद्ध धर्म के से संबंधित थे। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्लीट। आगे हम चलते हैं। करें निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की थी? तो मुगल साम्राज्य की जो वास्तविक शुरुआत की थी लड़ाई में, वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में हुआ था। और पानीपत का दूसरा जो लड़ाई हुआ था 1556 में हुआ था। और पानीपत की जो पहली लड़ाई था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। करें कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का चला था। और ये दांडी मार्च जो चला था लगभग 24 दिनों में वो 250 किलोमीटर चले थे, है ना। अगले हम क्वेश्चन की ओर देखें तो कह रहा है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करा कि संस्थापक सदस्य थे। तो ये स्वराज पार्टी के थे और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। जो करने वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। और उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। और कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था, है ना। 28 दिसंबर 1885 के। और इसके संस्थापक थे A.O. होम। अगले क्वेश्चन कर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 करें ब्रिटिश चालक रिकट संधि है 1770 में विद्यमान स्थानीय और निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत के ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ब्रिटिश अधिपत्य का दावा किया। तो इस जो दावा किया था उनका नाम था जेम्स कुक नाम था। क्या नाम था? जेम्स कुक। क्या नाम था? जेम्स कुक नाम था। अगले क्वेश्चन कर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच पहली बार रेल लाइन चली थी? तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और वो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। किसके काल में? डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। इसी कारण 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय डलहौजी था शासनकाल इसका। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें तो भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे। तो भारतीय विदेश नीति का जो रचयिता थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और तो विदेश मंत्री के रूप में वही काम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को हम देखें का भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो भारत में सबसे धनाढ़ और बहुमूल्य मंदिर है, उनका नाम है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट कि तिरुवनंतपुरम का करेक्ट पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। अगले क्वेश्चन हम देखें तो करेक्ट कि साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी के विचार शैली के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 के जर्मनी के रन प्रांत के ट्यूगर नगर में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चले तो कह रहा कि नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था। कह रहा वो कौन था? नाजीवाद के रूप में एक विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था। तो कौन हुए थे? तो इसका जो आंसर होगा जर्मनी। कौन हुआ था? जर्मनी। आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और इसका मुद्रा का नाम कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है जो किया जाता है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और बताइए कि राज्यपाल आर्टिकल कितना में है? राज्यपाल आर्टिकल कितना में है आपको बताना है। कह कि जाकिर हुसैन कौन थे? जाकिर हुसैन थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम क्या थे? राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो कह रहा है कि
लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री तो क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में वर्णन करना है। तो कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाँ, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में कह रहा है कि टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार का हस्ताक्षर किए थे। हाँ, सही बात है। और इनका ताशकंद में ही मृत्यु हो गया था और उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। सही बात है कि उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसके होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा का होते हैं। किसका होते हैं? राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जो है ना, जो राज्यसभा लिखा हुआ है ये 80 में लिखा हुआ है। आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है? 80 में लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि लोकसभा, तो लोकसभा कितना में लिखा है? 81 में लिखा हुआ है ना। और योजना आयोग के तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में सबसे पहले हुआ था। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के जो हेड होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, जो नरेंद्र मोदी ने कर दिए हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसकी भी जो हेड होते हैं ना, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखें तो करें, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भरता? मतलब कि कहने का मतलब कि लोकसभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व को भेजते हैं वो दूसरे नंबर पे कौन है? पहला की बात नहीं कर रहा, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर पहला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अधिकांश चीज का जो सीटें हैं सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखेगा, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। करेक्ट। कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है। और मूल संविधान में कितनी भाषा था? तो 14 भाषा था। वर्तमान में कितने भाषा? तो 22 भाषा। अच्छा, 15वीं भाषा कौन है? तो सिंधी है ना, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ये जोड़ा गया है। उसके बाद 3 गो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और 4 गो और है जो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली है, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। कंप्लीट। आगे चलते हैं जी। करें कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर हम चले। क्वेश्चन नंबर 20 में करें, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन को हम चलें। अच्छा, राष्ट्रपति तो प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, माफ कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पांचवा जो अली अहमद, 6 में नीलमा संजीव रेड्डी थे, 7 में ज्ञानी जैल सिंह, 8 में आर वेंकटरामन, 9 में शंकर दयाल शर्मा, 10 में के आर नारायण, 11 में एपीजे अब्दुल कलाम, 12 में प्रतिभा पाटिल, 13 में प्रणब मुखर्जी और 14 में रामनाथ कोविंद और 15 में द्रौपदी मुर्मू। यानी वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति हम लोग का है वो 15वें नंबर के है। कंप्लीट। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है, अभी वर्तमान लोकसभा अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। लेकिन चुनाव इतना पर होता नहीं है, 543 पर चुनाव होता है। कंप्लीट। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है वो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी हुआ। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन चलता है ना वो राष्ट्रपति का चलता है। कंप्लीट है। तो दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का जो सत्ता चलता है राष्ट्रपति के हाथों में है। कंप्लीट है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात कहा जाए, तो मुख्य न्यायाधीश की बात कहा जाए तो वर्तमान मैंने कि उस टाइम कौन थे? तो प्रथम में हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल कितना में लिखा है आप बताइए। करें कि कौन सी भारत के असूचना करें गुप्तचर अभिकरण है? गुप्तचर अभिकरण है तो ऑप्शन नंबर बी ई रॉ है। कौन है? रॉ। कौन है? रॉन है। कंप्लीट। क्या है? रॉन है। क्या है? रॉन है। 1 मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत स्तर के
किसको नियंत्रित करती है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को। देखिए, ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है और ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ये 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है और ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारण कि पारिस्थितिकी किससे संबंधित होता है? तो पारिस्थितिकी है तो यानी जीवों और वातावरण के मध्य संबंध के बारे में बताता है। जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध में बताता है। कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं जी। कारण निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो पृथ्वी का घूर्णन का जो परिणाम है वो है कोरियोसीय, कारण कि कोरियोलिस बल है। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है जो कोरियोलिस बल है। अब बताइए कि जो दिन और रात होता है किसके कारण होता है? तो इसका कमेंट बताइए। दिन और रात जो होता है वो घूर्णन के कारण होता है। भारत में प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है? तो एक बात बताइए कि इसका जो आंसर क्या होगा? रामेश्वरम होगा। क्या होगा? रामेश्वरम। तो भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो रामेश्वरम में मिलती है। कंप्लीट। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का कर की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो प्रतिशत अनुपात कहाँ का सबसे अधिक है? तो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। करा भारत के राज्य किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है? तो भारत में देखिए ये जो नहीं लगाती है तो श्रीलंका नहीं लगाती है। श्रीलंका से नहीं लगाती है। बाकी भूटान से लगाता है 699 किलोमीटर लगाती है और बांग्लादेश से 4096.6 वर्ग किलोमीटर लगाती है और म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगाती है। कंप्लीट। म्यांमार से कितना? 1643 किलोमीटर लगाती है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। एक मिनट। 1643 किलोमीटर लगाती है। कह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको बोलते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। कह निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों की तुलना करके बताना है। तो 32 का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल होता है। कंप्लीट है भी। कह कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है? तो 33 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होगा? मिजोरम। लेकिन सबसे अधिक अगर बोलिया कि केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ा लिखल कौन है तो ये होगा लक्षद्वीप होगा। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। और राज्य में कहेगा तो केरल। लेकिन सबसे कम पढ़ा हुआ लिखा कहेगा तो ये बिहार होगा, जो ऑलरेडी आपको पता भी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 34 है। करे वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना। डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो डंपिंग का जो परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा है कि देश की वस्तु की बाजार मूल्य से कर कि प्रदेश में उत्पादन खर्च कम मूल्य में बिक्री करना। मूल्य में बिक्री करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। भारतीय मुद्रा में 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपया के नोट पर जो होते हैं ना वो होते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। अच्छा बताइए कि 200 रुपया के नोट पर किसका चिन्ह होता है? तो 200 रुपया के जो फिगर होता है उस सांची का स्तूप का होता है। अच्छा आप बताइए कि 100 रुपया के नोट पर किसका होता है? तो 100 रुपया के नोट क्या होता है? बहुत बढ़िया, 100 रुपया का होता है। बताइए आप कमेंट में। अगले क्वेश्चन चलता है। करें कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। तो निरंतर वृद्धि कहलाते हैं उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। एक बार फिर से समझिए। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे? तो कौन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे? तो उनका नाम था एलन ग्रीनस्पान। क्या नाम था? एलन ग्रीनस्पान। एलन ग्रीनस्पान। क्या नाम था? एलन ग्रीनस्पान। याद रखिएगा कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ऐसे अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। कंप्लीट। अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी तो प्रथम 51 से 56। कहाँ से? 51 से 56। उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, प्रथम जो सबसे अधिक जो वो पड़ा था वो कृषि पर पड़ा था, और दूसरा में कहेगा तो उद्योग। अच्छा, दूसरा में जो उद्योग आया था उसमें कौन कौन सा? तो बोकारो एकमात्र है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। बाकी और विभिन्न प्रकार के जो आए थे, जैसे कि जैसे कि जर्मनी से आया था, और रूस से विभिन्न प्रकार का रौलकेला हो गया जो उड़ीसा में है। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए थे। रौलकेला हो गया, फिर उसके बाद है और भी है, इसमें थोड़ा ध्यान से हट रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें तो भारत सरकार में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके पहले मैंने बताया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में रहेंगे वही योजना है, लेकिन इनका तो नाम चेंज हो गया है। इनका नीति आयोग हो गया है जो 1 जनवरी 2015 में, और कह रहा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कंप्लीट है। आगे हम चलते हैं जी। कह रहा कि बैट का पूरा नाम क्या है? तो बैट का जो पूरा नाम होता है वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। कंप्लीट। आगे चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? तो एक्सिस बैंक अपना नाम बदल के रख दिया तो यूटीआई बैंक क्या है? कौन क्या है? यूटीआई बैंक करता है। कौन करता है? यूटीआई। आगे बताइए कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में क्या जो मतलब पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आप बताइए कि पैन कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, और मतलब उसके वर्ड बताना। जैसे आधार कार्ड में टोटल कितना होता है? 12 होता है। तो पैन कार्ड में कितने होते हैं आप बताइए। अगले क्वेश्चन को चलें। 46 में दिया है, कह रहा है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है का अवलोकन है कि देश में हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो देश के लिए हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो कहा गया है कि जन धन योजना का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। वातावरण मुख्य रूप से किसमें गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? माफ कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो 44 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो वातावरण गर्म होता है ना वो संवहन के द्वारा होता है। वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। जो संवहन जो होता है ना, ये संवहन होता है द्रव और किस में होता है? ठोस में होता है। द्रव और ठोस में होता है, याद रखिएगा। और सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा होता है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। करा पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी पड़ जाता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम क्या है? सोनार। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। कर आँख, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना एवं दृष्टि पटल और आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। और मनुष्य में जो आँख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। कंप्लीट। आगे चलते हैं जी। अच्छा बताइए कि मनुष्य के जो आँख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसको कहते हैं हम जनरेटर। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कहेगा तो ये हो जाएगा मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब विद्युत धारा को मापने के लिए ये मीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे प्रकाश में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अहिंसता उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही अगर हम धूप से अगर अंधेरे में जाते हैं तो उनको जो होता है ना, करा कि धूप से अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो करा कि परितार का जो सिकुड़ जाता है उसको फलने में कुछ टाइम लगता है, इसी कारण ऐसा होता है। करा कि कांसा, कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का होता है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का होता है। और वही अगर पीतल का है तो पीतल हुआ तांबा और जस्ता का हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि जर्मन सिल्वर में क्या चांदी होता है? आप बताइएगा ऑप्शन कमेंट में। अगले क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आपको भी पता है कि ये 2n² का एक फार्मूला होता है, उस पर हम मान धरते चलते हैं। प्रथम में 2 होता है, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, तो कितना 20 के निकालना है हमको। तो 20 के निकालने के लिए तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8, फिर 8, तो 8 2 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 2 कितना होगा 20। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 52 करा कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। तो पेयजल में जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो प्रयोग करते हैं रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक जो होता है, रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग में पेयजल के लिए किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग पाउडर तो ऐसा साफ सफाई रोगाणु नहीं होगा, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है? करा कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कौन सी होता है? N2O, हंसाने वाली गैस। आगे फाइलेरिया किसके कारण से होता है? तो जो फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है ना। आगे चलते हैं। 55 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ऑप्शन नंबर 55 का इनमें से तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगले हम क्वेश्चन की हम बात करें तो करें कि AB समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? तो देखिए जो AB वाला है ना, वो AB को ही करेगा। अच्छा, AB को सर्वग्राही कहते हैं, AB+ को सर्वग्राही, और O वाले माइनस को बोलेंगे सर्वदाता कहते हैं, वो सबको दे सकता है ना, याद रखिएगा। अच्छा, रक्त समूह का खोज कौन किया है? तो कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने किया है। रक्त समूह कितने भागों में बटे होते हैं? 4 भागों में, AB और O होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कर नीचे दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए। तो विषम के जो पहचान करना है इसमें क्या है भाई साहब? तो विषम का चयन करा, यह विषम शब्द नीचे दिए गए से 3 शेष श्रेणी के लिए मेल नहीं खाता है। तो देखिए जो करा 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। करा कि मैड्रिब इसका आंसर नहीं होगा, बाकी इसका जो आंसर होगा कैलिक्स होगा, कोरोला होगा और अस्टेमेंस होगा। अगले क्वेश्चन, परिवार नियोजन की स्लय प्रक्रिया में से एक है। परिवार नियोजन की स्लय प्रक्रिया में से एक है तो होगा बेसेक्टोमी होगा। कुछ होगा बेसेक्टोमी। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़े से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? तो मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है जिसका नाम है करा कि गम्बूसिया मछली। क्या होता है? मछली। अच्छा बताइए कि जो मेढक होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? मेढक में होता है 3 कोष्ठ होता है। और बताइए कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? आप बताइए मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? और मनुष्य में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन पक्षी में पूछा कि कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। पक्षी में भी कितने होते हैं? 4। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइएगा। करें निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता है ना, मैंने जानता है? तो ऑप्शन नंबर हुआ एक्डीना। एक्डीना है जो अंडे देता है, ये बच्चे को सीधे जन्म नहीं देता है। थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत है, जन्म नहीं देता है ऐसे होना चाहिए। देखिए अब तो मैथ का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ये 62, 63 और ये 64 है, ये 65 है और ये 66 है और ये 67 है। 67 मैं देख लेता हूँ, थोड़ी इसमें दे रखा है। 67 में दिया है कि सलील शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो सलील का सही अर्थ होता है पानी। अच्छा, पानी की जो बात है तो पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। और पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। और हाइड्रोजन अगर बोलेगा कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात कहेगा तो 1:8 होता है। लेकिन अगर ऐसे अनुपात कहेगा तो कितना हो जाएगा? करा कि पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं। करा किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो 68 का जो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है जो गलत आंसर है, बाकी सब सही है। तो सही का मैं पढ़ लेता हूँ। जिस स्त्री का कोई संतान न उसे बांझ कहते हैं, है ना। कंप्लीट है। क्रम के अनुसार यानी यथाक्रम इसको सही कहते हैं। जो स्मरण रखने होगा उसको स्मरणीय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब तो इंग्लिश दे रखा है, 69 का दिया है, फिर इसका जो आंसर हम डायरेक्ट बोल देते हैं। 69 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अगर हम अगले देखें तो ये 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। करेक्ट, किस
करकी पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार को अनुदान दिया था। तो नालंदा बिहार का अनुदान दिया था जिनका नाम था देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। याद रखिएगा, जो नालंदा में एक बिहार को अनुदान दिया था उनका नाम था देवपाल। करें मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप से धारण किया था? तो मैथिल समाज का जो किया था उनका नाम था, पता है, हर्षि देव नाम था। क्या नाम था? हर्षि देव। क्या नाम था? हर्षि देव। करें बिहार से संबंधित करें निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? तो जो 73 का आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सबसे पहले हुआ था, इसके बारे में चलना। थोड़े हम छोटा कर देता हूँ। तो देखिए, करें बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का यहाँ सबसे पहले ये हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था और कांग्रेस का 27वां उसके बाद हुआ था। यानी कि सही क्रम में ऑप्शन नंबर जो 73 का जो ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले जो हुआ था ना, ये बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत बना था, ये हुआ था। ये तो बाद में आया था, पटना उच्च न्यायालय 1916 बाद में, 27 में ये अलग ही हुआ था। करा बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य में 1922 से 23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो ये तो ऑप्शन 74 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी होगा। यानी श्री कृष्ण से थे और शाह मोहम्मद जुबैर थे। यानी 74 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, श्री कृष्ण थे बिहार के प्रथम, पहले इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन अभी मतलब अगर पूछेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्ण से थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी शंकुंतला देवी को कहते हैं। शंकुंतला देवी को कहते हैं मानव कंप्यूटर माना जाता है, तो शंकुंतला देवी को कहा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर के जो पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, और कंप्यूटर में जो जो मस्तिष्क के रूप में काम करता है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है। करेक्ट, किस सॉफ्टवेयर ने स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी स्प्रेडशीट्स जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? तो बस का जो मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी डाटा चैनल होता है। डाटा चैनल होता है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक नाम क्या है? तो माफ कीजिए, 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, INS विक्रांत है। क्या है? INS विक्रांत है। अब हम चलते हैं 79 का क्वेश्चन नंबर दिया है, करा सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले मिशन का नाम आदित्य 11 लिखा है। अच्छा, कुछ दिन पहले 14 अप्रैल 2023 को एक चंद्रयान 3 जो था LV-M3M4 से गया था, उनका लैंडर का नाम क्या था? आप बताइए। करें निम्न में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो नोबेल पुरस्कार जो होता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यानी भौतिक के क्षेत्र में भी, रसायन के क्षेत्र में भी, शारीरिक विज्ञान और औषधि विज्ञान के रूप में, साहित्य और शांति और अर्थव्यवस्था के भी क्षेत्र में दिया जाता है। कंप्लीट। आगे चलते हैं। करें कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी जो है ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। आगे चलते हैं। करें इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डार्विन के द्वारा दिया है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून। कब होता है? 5 जून। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1974 से हुआ था, लेकिन गठन 1972 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई। आप एक क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं 87। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और सबसे पहले हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अगले चलते हैं। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ना भाई साहब, सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और इसकी स्थापना 1985 में हुआ है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ध्यान रखिएगा। अगले हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 इसके मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी इसमें डॉट लग रहा है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कराए कि
पोटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो पोटो जो राष्ट्रीय खेल है वो ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना का है। अच्छा, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। और ये जो कि ये बताइए कि अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ना? कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। कैलरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कैलरेट जग ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो 92 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गोल्फ से होगा। क्या होगा? गोल्फ होगा। करेक्ट कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका लोगों को किस देश में द्वारा भेंट किया गया था? तो ये जो भेंट किया गया था मेरे भाई साहब वो गया था फ्रांस के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन है कि शांति वन किसकी उपाधि है? तो शांति वन से ये लाल बहादुर शास्त्री का है। शांति, माफ कीजिए, शांति वन जो है ना भाई साहब ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। माफ कीजिए, इसका आंसर होगा 94 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा शांति वन। माफ कीजिए। असम के मुख्यमंत्री ने किस सरकार को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो 95 का ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डिब्रूगढ़। क्या होगा इसका आंसर? डिब्रूगढ़। करेक्ट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया वो जॉर्जिया को किया है। किसको किया है? जॉर्जिया को किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसे पेश किया गया है? तो किसे पेश किया गया है भाई साहब? तो इसका ऑप्शन होगा बी, निर्मला सीतारमण को, है ना? वित्त मंत्री तभी यही है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात आया है लगभग 5 वर्षों के बाद। अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। कंप्लीट करें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगभग 5 वर्षों के बाद नियमित रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन होगा 25 बी करें बीपीएस को। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सकल गैर निष्पादित संपत्तियां करें कि अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के न्यूनतम स्तर पर था। तो 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.6% होगा। क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो क्रिस्टीना जो कार्ला कंगालू को कहाँ के थे? तो ये 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिनाद और टोबैगो का था। कंप्लीट हो गया। अब हम ठीक है।